आप हैदराबाद से यहाँ आके इस तरह की बात करते हैं। मैं कहता हूँ आप हैदराबाद में जाके इतनी मेहनत करें, वहाँ की मुख्यमंत्री बनने का आप सपना देखें। बिहार के लोगों को आपकी जरूरत नहीं। प्रशांत किशोर को अक्सर पैसा किशोर कहते हैं बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप कुमार जायसवाल जी की, वो पैसा किशोर। पैसा किशोर इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके प्रधानमंत्री को भी बनाने में उन्होंने कंधा लगाया। किशनगंज सीट के सूत्रों से जो खबरें मिल रही है कि तारिक अनवर किशनगंज विधानसभा से विधायक की तैयारी में जो है लग गया, तो पहले आप ठाकुरगंज का मन बना रहे थे, अब आप किशनगंज विधानसभा से लड़ना चाहते हैं। क्या सच्चाई है? क्या आप विधानसभा चुनाव में तारिक अनवर आ रहे हैं, या अगर आ रहे हैं तो कौन सा ऐसा विधानसभा है जहां से आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? देखिए, चुनाव मैं दोनों जगह से चाह रहा था, लेकिन किशनगंज में मैं रहता हूँ। लोग कहे आप यहीं से जनस्वराज को, घर बसा नहीं कि उजरना शुरू हो गया है। जनस्वराज का संगठन अभी जिला में, किशनगंज जिला की हम बात करें, बनकर तैयार हुआ नहीं है। कई सूत्रों से हमारे पास खबर है कि आपके संगठन का जो सबसे प्रमुख होता है, कई लोग जो है पार्टी छोड़ के आपके दूर चले जाए। बड़ा बात आज कहने चाह रहा हूँ ईट भट्टा को लेके। मैं ये जानकारी जुटा भी रहा हूँ और लोग से भी अपील कर रहा हूँ, अगर ये हकीकत है तो इस पे आवाज उठाएं। सीमांचल की मिट्टी, सीमांचल में ईटा बन रहा है, क्या वो ईटा सीमांचल में और किशनगंज में ही बिक रहा है? क्या उस मिट्टी का इस्तेमाल यहीं के लोगों के लिए हो रहा है? वो ईटा यहीं के लोग घर बना रहे हैं, या ये ईटा बंगाल में जाके बिक रहा है? लगातार दिलीप जायसवाल यहाँ बने हुए ना भाई, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के। वो कहते हैं कि भाई आप सब जगह दे रहे हैं, सीमांचल में दे दीजिए। हम सबसे ज्यादा जरूरत अगर कहीं है तो बिहार में वो सीमांचल में है, क्योंकि यहाँ पर कोई इलाज के नाम से सरकारी हॉस्पिटल सही से नहीं है। बीजेपी की फंडिंग वाला जो मामला है, जो बातें आ रही है, और लेकिन जनस्वराज की चीजों को आप जब गौर करेंगे, मानेंगे, तो चीजें जो निकल कर सामने आती है, सभाओं में आप जाएंगे, तमाम तो जो चीजें होती है, टेंट से लेकर तो हर जो वहाँ फैसिलिटीज होती है, एक तंबू की तरह साथ साथ लेकर चलने का काम होता है। तो लोग के नेता, खास करके मुसलमान जो आवाज उठा रहे हैं समाज का, उनको पाकिस्तान से जोड़ा जा रहा है। इस पे ओवैसी जी चुप है। लगातार बीजेपी के कम से कम 4-5 मंत्री ऐसे ऐसे बयान दिए हैं मुसलमान के खिलाफ, तो कैसे हम इस चीज को माने? आप कहते हैं हम विदेश जाएंगे, लेकिन उन पे पहले कार्रवाई कीजिए। ये तो उनका एक बार भी नहीं आया कि उन पे कार्रवाई होना चाहिए। और पूरे बिहार में सब जगह तो कुछ ना कुछ तरक्की हो रहा है, सीमांचल का हालत सबसे ज्यादा खराब है। उससे हम लोग को एक ताकत बनेगी कि सीमांचल को पप्पू सिंह के द्वारा आगे इस लड़ाई को हम लोग मजबूत से लड़ पाए। कुछ लोग सिर्फ अपने लिए आए हैं, तो वैसे लोग आएंगे और जाएंगे, उससे हम लोग को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। लेकिन ये मुद्दा आज क्यों उठा, मुझे अफसोस इस बात का। जब जब इलेक्शन आता तो मुद्दा उठता है, तो वही बरसाती मेढक की तरह लोग जब इलेक्शन आता तो मुद्दा उठाते हैं, फिर वही मुद्दा गौन हो जाता है। अभी आपको ब्लॉक स्तर का मुद्दा उठेगा, बहुत ऐसा मुद्दा उठेगा, लेकिन इतना दिन से पहले ये मुद्दा क्यों नहीं था? सब है उसके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, मैं क्या हुआ नहीं जानते हैं। जब वो लगातार स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से सवाल कर रहा है, मंगल पांडे का मुंह नहीं खुल रहा है। तो क्यों नहीं खुल रहा है? इससे पहले तेजस्वी के पास भी था। तो हॉस्पिटल का हालात बहुत बुरा है। शमसुद्दीन अवैसी साहब है, उनका कहना है कि भारत में मुसलमान जो है सुरक्षित है। ये जो मामला है ये महज एक राजनीतिक है, मुसलमानों को वहाँ कोई खतरा नहीं है। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप उनके इस बयान से? आप देख रहे होंगे अभी लालू का परिवार अपने परिवार से लड़ रहा है, तो वो समाज के लिए क्या लड़? जनस्वराज पहली वैसी पार्टी बन रही है जो जनता के बीच से उन लोगों को चुन के ला रहा है जो समाज के लिए काम करते आया। सलाम आदाब, मैं रमीज रेजा, आप देख रहे हैं दिग्गज टॉक। बिहार की राजनीति में जनस्वराज जो है अपने पैरों को पसार रहा है और धीरे धीरे बिहार की राजनीति में अपना सिक्का जमाने की जो है कोशिश से प्रशांत किशोर की तरफ से चल रहा है। पप्पू सिंह को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और अब विधानसभा चुनाव नजदीक है। जनस्वराज ने बहुत पहले से कहा रखा है कि 243 सीटों में वो चुनाव लड़ने का जो है उनके तरफ से काम किया जाएगा। ऐसे में हमारी मौजूदगी जनस्वराज के जिला संयोजक जनाब तारिक अनवर साहब के साथ है। सीमांचल के कई क्षेत्रीय मुद्दे हैं जिस पर बातचीत होना है। सबसे पहले वेलकम, शुक्रिया, खैर मकदम, और आपका कि आपने अपना बेशकीमती समय दिया। इसके लिए आपका भी शुक्रिया कि आप भी अपना बेशकीमती समय लेके और जनस्वराज के बारे में हमसे जानने के लिए आए। इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। चुनाव का जो है अब बहुत ज्यादा समय रहा नहीं, बिगुले फूक चुकी है। राजनीतिक पार्टी अपनी तैयारी में जो है वो लग चुके हैं। ऐसे में पूर्णिया के पप्पू सिंह को जो है बड़ी जिम्मेदारी जनस्वराज की तरफ से दी गई है। इसे किस तरह का सियासी हथकंडा समझा जाए जनस्वराज की तरफ से?
देखिए, हथकंडा नहीं है, एक अच्छे आदमी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया जनसुराज की तरफ से, और हम लोग खुशकिस्मत हैं कि वो सीमांचल से आते हैं। और पूरे बिहार में सब जगह तो कुछ ना कुछ तरक्की हो रहा, सीमांचल का हालत सबसे ज़्यादा खराब है। तो उससे हम लोग को एक ताकत बनेगी कि सीमांचल को पप्पू सिंह के द्वारा आगे इस लड़ाई को हम लोग मजबूत से लड़ पाएंगे। वो एक कहावत है कि घर बसना शुरू हुआ नहीं कि घर बसा नहीं कि उजरना शुरू हो गया है। जनस्वराज का संगठन अभी जिला में, किशनगंज जिला की हम बात करें, बनकर तैयार हुआ नहीं है। कई सूत्रों से हमारे पास खबर है कि आपके संगठन का जो सबसे प्रमुख होता है, कई लोग जो है पार्टी छोड़ के आपके दूर चले जाएंगे। देखिए, पार्टी जब पर्सनल पे आ जाती है और किसी के जो जनस्वराज की सोच से हट के वो काम करने के लिए चाहेगा, तो वो लोग ऐसे आते रहेंगे और जाते रहेंगे। लेकिन जनस्वराज मजबूत के साथ उन लोगों के साथ खड़ा है, बिहार के लोगों के साथ, जो पलायन की समस्या से जूझ रहा है। तो संगठन में खास करके आप, मेरी पार्टी नहीं बनी है, हम लोग काम करने वाले को पसंद कर रहे हैं। कुछ लोग सिर्फ अपने लिए आए हैं, तो वैसे लोग आएंगे और जाएंगे, उससे हम लोग को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है ना। क्षेत्र का ज्वलंत मुद्दा है। आप भी सोशल मीडिया के माध्यम से चीजों को देख रहे होंगे। बहादुरगंज के पूर्व विधायक तौसीफ आलम द्वारा एक मुद्दा छेड़ा गया, 5500 रुपया ईंट की कीमत जो है वो हो, और इसमें कई लोगों की जो है प्रतिक्रिया लिए भी है। इसमें आपका अपना क्या मानना है? नहीं, जो सरकारी रेट है, जो वाजिबन है, लेकिन ये मुद्दा आज क्यों उठा, मुझे अफसोस इस बात का है। जब जब इलेक्शन आता तो मुद्दा उठता है, तो वही बरसाती मेढक की तरह लोग जब इलेक्शन आता तो मुद्दा उठाते हैं, फिर वही मुद्दा गौन हो जाता है। अभी आपको ब्लॉक स्तर का मुद्दा उठेगा, बहुत ऐसा मुद्दा उठेगा, लेकिन इतना दिन से पहले ये मुद्दा क्यों नहीं था। दूसरा, मैं एक बहुत बड़ा बात आज कहने चाह रहा हूँ ईंट भट्टा को लेके। मैं ये जानकारी जुटा भी रहा हूँ और लोग से भी अपील कर रहा हूँ, अगर ये हकीकत है तो इस पे आवाज उठाइए। सीमांचल की मिट्टी, सीमांचल में ईटा बन रहा है, क्या वो ईटा सीमांचल में और किशनगंज में ही बिक रहा है? क्या उस मिट्टी का इस्तेमाल यहीं के लोगों के लिए हो रहा है? वो ईटा यहीं के लोग घर बना रहे हैं, या ये ईटा बंगाल में जाके बिक रहा है? कह के ये ऐसे ही बाट क्षेत्र बना हुआ है, और यहाँ के मिट्टी का इस्तेमाल कुछ लोग, जो हमको मालूम हुआ है, वो ईटा बाहर बेचने का भी काम कर रहे हैं। वो काम यहाँ रुके, कह के आपके इलाका का, कह के सरकार का लक्ष्य है आने वाला ईंट भट्टा खत्म हो और जनरल ईटा जो सीमेंटेड हो वो बने। कह के मिट्टी का हालत हम लोग के पास धीरे धीरे बचेगा नहीं, फिर किसान क्या करेगा, खेती कहाँ से कर पाएगा? सब जगह गड्ढा हो जाएगा, मिट्टी खत्म हो जाएगी, तो फिर आप कैसे काम कर पाइएगा? ये भी बहुत बड़ा सोचने की बात है। इस पे भी लोग एक बार फिक्र करें कि ईंट भट्टा हम जो देख रहे हैं बहुत ज़्यादा है इस इलाका में, लेकिन वो ईटा उस हिसाब से तो ना हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनते देख रहे हैं, ना बड़े बड़े मॉल बनते देख रहे हैं, ना बड़े बड़े हॉस्पिटल बनते देख रहे हैं। यानी कहीं दूसरी जगह जा रहा है। जी जी जी। लेकिन 5500 रेट का समर्थन करते हैं? एकदम कहीं से, जो सरकारी रेट है, अगर 5500 समर्थन मैं करूंगा। देखिए, जिला पदाधिकारी महोदय ने कहा कि इस तरह की कोई रेट है नहीं, क्योंकि एक जिला पदाधिकारी अगर होता तो वो ऑन कैमरा ये बात कैसे बोलते? नहीं है तो एक रेट तो होगा, वो रेट जो वाजिब हो, मान लीजिए 5500 6500 जो भी हो, लेकिन एक वाजिब रेट हो, मनमानी रेट ना हो। क्योंकि जिंदगी में दो चीज सबके लिए अहम मुद्दा होता है, एक घर बनाना, दूसरा डॉक्टर के यहाँ कोई मामला आ जाए। तो घर बनाना इतना आसान नहीं है, और घर बड़े बड़े लोग तो फ्लैट खरीद लेते हैं, वो घर बनाने की कीमत क्या जाने। अच्छा, घर बनाने से और डॉक्टर से हमें जो एक मुद्दा है, पीएमसीएच का मामला आपने सुना होगा। एक आदिवासी बच्ची के साथ 14 वर्षीय मुजफ्फरपुर में जो है उनके साथ दुष्कर्म की घटनाएं जो है किया जाता है, और जब उन्हें अस्पताल ले आया जाता है तो 6 घंटे तक बच्ची जो है उसे एडमिट करने से मना कर दिया जाता है। तड़पती रही, डॉक्टर से हाथे लगाते हैं। कांग्रेस के लोग इसको लेकर हल्ला बोल कर रहे हैं। उनके प्रभारी जो अल्लारू वो जो जाते हैं, उसके बाद आज भी किशनगंज जिले में प्रदर्शन हुआ, लेकिन जनस्वराज इस मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना नहीं साध रही है। क्यों दलितों के मामले पर जनस्वराज की खामोशी? नहीं, जनस्वराज लगातार वहाँ मिलने की भी कोशिश कर रही है, और हम लोगों ने तो सब समाज की हिस्सेदारी और भागीदारी, क्योंकि आज हमारे दलित समाज से ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी हैं बिहार के, और लगातार इस मुद्दे को आप देख रहे होंगे। हम लोगों ने तो आंदोलन भी किया, वो भी ठंडा में, स्टूडेंट के लिए, पटना के गांधी मैदान में।
लगातार प्रशासन के द्वारा दुर्व्यवहार करने के कारण भी हम लोग वहाँ बैठे रहे, लेकिन जबरदस्ती उठाया गया, रह गया हॉस्पिटल का मामला, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, 3 मामला लेके जनस्वराज क्लियर है। ये 3 मामला में हम लोग कोई समझौता नहीं करेंगे। आप पीएमसीएच का एक मामला, आप वहाँ पे जाइए, डेली इस तरह का मामला है। और हम तो अफसोस करते हैं, पीएमसीएच मान लीजिए पटना की राजधानी में कोई व्यवस्था नहीं हो और पीएमसीएच नहीं है, आप आईजीएमएस भी चले जाइए, एम्स भी चले जाइए, आपके पास अगर पैरवी है नेता का तब तो आपका कोई लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। अभी एक यूट्यूबर जो मनीष कश्यप है, उसके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, मैं क्या हुआ नहीं जानते हैं। जब वो लगातार स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से सवाल कर रहा है, मंगल पांडे का मुंह नहीं खुल रहा है। तो क्यों नहीं खुल रहा है? इससे पहले तेजस्वी के पास भी था, ठीक है। तो हॉस्पिटल का हालात बहुत बुरा है, खास करके सरकारी अस्पताल का। इस पे नीतीश कुमार कहाँ सोए हुए हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, और उनके जितने भी मंत्री हैं इस पे कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री बिहार में आके बड़े बड़े वादा करके चले जा रहे हैं, लगातार बिहार के लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। अगर वैसा ही होता तो एक एम्स बनने वाला था दरभंगा में, उसी तरह हम लोग कहते सीमांचल में भी एक एम्स बने, ठीक है। इस पे कहाँ कोई नेता बोलना चाह रहा? आज लगातार दिलीप जायसवाल यहाँ बने हुए ना भाई, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के, वो कहते कि भाई आप सब जगह दे रहे हैं, सीमांचल में दे दीजिए एम्स। सबसे ज्यादा जरूरत अगर कहीं है तो बिहार में वो सीमांचल में है, कह के यहाँ पर कोई इलाज के नाम से सरकारी हॉस्पिटल सही से नहीं है। हाल ही के दिनों में किशनगंज जिले के कोचाधामन प्रखंड अंतर्गत बीरपुर की जो घटना पानीपत के इलाके में हुआ, जिसे आपने एक बैनर के साथ पोस्ट किया था, उस बैनर को का यूज जो है हमने भी किया। टोपी देख करके जो है कत्ल किया, टोपी उतारा गया और इसी में जो है वार होता है और उनकी मौत हो जाती है। बच्चा जो है अब हमारे बीच है नहीं। एक मामला ये है, दूसरी तरफ जो पहलगाम के बाद जो युद्ध का मामला आया, उसके बाद हिंदुस्तान का को रिप्रेजेंटेटिव करने के लिए कुछ लोग गए हुए हैं। तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, उनका कहना है कि भारत में मुसलमान जो है सुरक्षित है। ये जो मामला है ये महज एक राजनीतिक है, मुसलमानों को वहाँ कोई खतरा नहीं है। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप उनके इस बयान से? मैं एकदम इत्तेफाक इस बात से नहीं रखता हूँ। बहुत बड़ी लड़ाई अभी हम लोगों ने लड़ी, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब हमारे सैनिक ने दिया, लेकिन जिस सैनिक ने शहादत झेली, जिस सैनिक ने जिसने अपने पति को खोया, आपने देखा होगा, उसको भी ट्रोल किया जा रहा था। और जो आके इस चीज़ को बता रहा था तो लगातार बीजेपी के नेता, खास करके मुसलमान जो आवाज़ उठा रहे हैं समाज का, उनको पाकिस्तान से जोड़ा जा रहा है। इस पे ओवैसी जी चुप हैं। लगातार बीजेपी के कम से कम 4-5 मंत्री ऐसे ऐसे बयान दिए हैं मुसलमान के खिलाफ, तो कैसे हम इस चीज़ को माने? आप कहते हैं हम विदेश जाएंगे, लेकिन उन पे पहले कार्रवाई कीजिए। ये तो उनका एक बार भी नहीं आया कि उन पे कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी क्या बोले नहीं बोले, इस पे आप तुरंत मुखरता के साथ आप कह रहे हैं कि यहाँ हिंदुस्तान, मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान में मुसलमान सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, लेकिन हिंदुस्तान में लिंचिंग का घटना भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इस पे ओवैसी जी कभी खुल के बोलते नहीं, बोलते हैं वैसा भाषा जिससे लिंचिंग और बढ़ता है। इस चीज़ को कैसे रोका जाए? कह के होता क्या है, आप जब उत्तेजित बयान देंगे तो हिंदू कहता है कि आपका नेता जो है इस तरह का बयान देता है, तो हम तो नहीं कहते वो मेरा नेता है, मुसलमान का नेता, वो ओवैसी साहब नहीं हो सकते हैं। इसलिए नहीं हो सकते हैं, वो बिहार में आके सीमांचल को टारगेट बनाए हुए हैं, और जगह उनका तो चला नहीं। लोकसभा चुनाव भी लड़े, बहुत कम वोट लाए, उपचुनाव में भी चुनाव लड़े, वहाँ भी उनको वोट बहुत ज़्यादा नहीं मिला, समर्थन नहीं मिला। क्योंकि मुसलमान का कहना कि भाई हम बिहार के लोग सेफ जोन में है, यहाँ हम लोग लड़ेंगे, हमारी आबादी है 18%। 18% मुसलमान कैसे एक हो, एक साथ अपनी ताकत कैसे दिखाए, विधानसभा में कैसे पहुंचे, किस पार्टी के द्वारा पहुंचे हमको उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन ईमानदारी से पहुंचे, बिहार के मुसलमानों की आवाज़ उठाए। आप हैदराबाद से यहाँ आके इस तरह की बात करते हैं। मैं कहता हूँ आप हैदराबाद में जाके इतनी मेहनत करें, वहाँ की मुख्यमंत्री बनने का आप सपना देखें। बिहार के लोगों को आपकी ज़रूरत नहीं है। बिहार नहीं आना चाहिए आपके ख्याल से? नहीं, अरे भाई आप अभी हाल फिलहाल भाई कोर्ट उसको मतलब कानून में फंसाया हुआ दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो उतारे आप 2 कैंडिडेट को, दोनों पे
कानूनी कार्रवाई हो रही थी, और मुसलमान को आप खड़ा कर देते। ये मामला हिंदू नहीं उठाता, आप जान के वैसा मामला को उठाते हैं जहां से उस समाज को, जिस समाज से हमको गले मिलके अपनी ताकत बढ़ाना, वो समाज हमसे टूटता है। क्योंकि मुसलमान अकेले चुनाव लड़के कभी भी अपनी ताकत नहीं बना सकता। तो उसमें वैसे हिंदू हैं जो समाजवादी हैं, जो अम्बेडकरवादी हैं, जो गांधी के विचारधारा मानने वाले, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री को 35 से 36% ही वोट मिल रहा है। वो 60-65% तो वोट उनके विरोध में पड़ रहा है ना भाई। वो एकजुटता के साथ अगर हम लोग मुसलमान के साथ खड़ा हो जाए तो आप ताकतवर तब बनिएगा। लेकिन आपके नेता, हमारे नेता जिसको लोग कह रहे हैं, वो वैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वो जो भी हमसे जोड़ने वाले हैं वो भी हमको छोड़ के चले जाते हैं। प्रशांत किशोर को अक्सर पैसा किशोर कहते हैं बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप कुमार जायसवाल जी की, वो पैसा किशोर हैं। पैसा किशोर इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके प्रधानमंत्री को भी बनाने में उन्होंने कंधा लगाया, और वो बिहार का बेटा, ठीक है। उसके बाद ममता को भी उसने मुख्यमंत्री बनाने में कंधा लगाया, और देश के विभिन्न नेताओं के पीछे उन्होंने काम किया। तो वो अपना मेहनत का पैसा लगा रहे हैं। इन लोगों को दर्द हो रहा है कि भाई ये बिहार को बदलने के लिए अपना कमाया हुआ पैसा बिहार में क्यों बर्बाद कर रहा है। वो आ जाए मेरे जैसे लोग के पास पैसा। तो प्रशांत किशोर का उद्देश्य है कि बिहार को बदलना है, तो जो संसाधन हमने कमाया है वो बिहार के लोगों के पीछे हम लगाएंगे। किशनगंज की अगर हम बात करें, और जिलों की तो खबर हम नहीं कह पाएंगे उतना, लेकिन जनस्वराज में जितना आईपैड है, जितना ऑफिशियल काम होता है, जितनी खाना पूर्ति की जाती है, डायरी मेंटेनेंस होता है, लेकिन ज़मीन पर आपका कोई भी ऐसा लीडर, चाहे बहादुरगंज, कोचा, धमन, पोटिया में, वो दिख नहीं रहा है। जुझारूपन किसी में अभी नजर नहीं आया अब तक, जबकि अब समय निकलता जा रहा है। नहीं, उस चीज़ के लिए हम लोग कल मीटिंग भी रख रहे हैं और लगातार इस चीज़ पे हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं, क्योंकि अब जो समय आ गया है वो आपको जनता के पास जाना है, और जो जनस्वराज का मुद्दा है, क्योंकि आप वोट किसको दे रहे हैं हमको उससे कोई मतलब नहीं है। और आज भी हम लोग वोट मांगने नहीं जा रहे हैं, हम कहने जा रहे हैं आपने 15 साल लालू राज देखा जो हम अपने उम्र में देखा, और 20 साल नीतीश कुमार का राज देखा, डबल इंजन की सरकार देखी। बिहार क्यों पीछे जा रहा है, उसको बदलने की जरूरत है। तो बदलिएगा कब, जब अपने बच्चे का भविष्य देख के आप वोट दीजिएगा। वोट किसको कीजिएगा, जो बिहार बदलने की ताकत रखता है, जो बिहार को नई दिशा देने का कोशिश करता है। तो इतना दिन आप दिए दोनों पार्टी को, एक बार सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास के साथ जो जनस्वराज आया है, आप उसको भी ट्राई करें, क्योंकि वो आपका मुद्दा उठा रहा है, आपकी बात कर रहा है, पलायन की बात कर रहा है, रोजगार की बात कर रहा है, शिक्षा की बात कर रहा है, स्वास्थ्य की बात कर रहा है, जो कि और पार्टी अभी जैसे जैसे इलेक्शन आएगा ध्रुवीकरण का बात करेगा। हम लोग ध्रुवीकरण से बचना चाहते हैं। किशनगंज सीट के सूत्रों से जो खबरें मिल रही है कि तारिक अनवर किशनगंज विधानसभा से विधायक की तैयारी में जो है लग गया। तो पहले आप ठाकुरगंज का मन बना रहे थे, अब आप किशनगंज विधानसभा से लड़ना चाहते हैं। क्या सच्चाई है? क्या आप विधानसभा चुनाव में तारिक अनवर आ रहे हैं, या अगर आ रहे हैं तो कौन सा ऐसा विधानसभा है जहां से आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? देखिए, चुनाव मैं दोनों जगह से चाह रहा था, लेकिन किशनगंज में मैं रहता हूँ। लोग कहे आप यहीं से जनस्वराज को शुरुआत से यहाँ मेहनत करके खड़ा किए हैं, आपके साथ लोग भी जुड़े हुए हैं, आप किशनगंज से चुनाव लड़िए। जो प्रशांत की सोच है वही सोच आपका भी है, क्योंकि किशनगंज बदलेगा तो बिहार बदलेगा, जो टारगेट है। इसलिए मैं किशनगंज से चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रहा हूँ, और बहुत जल्दी मैं लोग के से तो मिलने जा ही रहा था, और इसको और तेजी से मैं लोगों, समाजों को जनस्वराज के बारे में, बिहार के बारे में, अपने हालात के बारे में, इस पे हम लोग काम करना शुरुआत करें। एक आखिरी बात जो है हम आपसे पूछना चाहेंगे, लगातार बातें हो रही है लोगों से, लेकिन एक मुद्दा ऐसा है जिस पर कभी बात नहीं हो पा रही है, और बहुत सारे लोग इसको समझ भी नहीं पा रहे हैं। जैसे कि मैं अपने बारे में खुद बताऊं तो मैं भी इसमें थोड़ा सा जानकारी का कमी रखता हूं कि एंट्री माफिया का अक्सर बात आ रहा है। तो ये एंट्री माफिया क्या है, किन लोगों को कहा जाता है, और इसमें होता क्या है? देखिए, ये बंगाल का बॉर्डर है किशनगंज। इस जगह से बहुत ऐसी सामान जो है बिहार से आती है, यूपी साइड से, और वो बंगाल से लेते हुए आसाम तक बिकती है, ठीक है। और वो ही एंट्री उसको कहा जाता है कि कुछ सामान का एंट्री यहाँ नहीं होता, और वो खुलेआम दूसरे जगह जाके बिक रहा है, जो सरकार के कानून के खिलाफ है।
ओवरलोडिंग का भी और बहुत सा चीज ओवरलोडिंग है बहुत। मतलब इस इलाका में मैं कह रहा हूँ, आप रात के 8 बजे के बाद चले जाइएगा, जो भी चेक पोस्ट है वहाँ पे से गाड़ी किस तरह पास कराया जाता है, ये बहुत बड़ा मामला है। कुछ नाम बता पाएंगे कौन लोग इसमें शामिल हैं? देखिए, इसमें हम ना वैसे लोग से संपर्क कभी करते हैं, लेकिन ये बार बार न्यूज के माध्यम से ही सुनते हैं, ठीक है, कि यहाँ जो है एंट्री का बहुत बड़ा गोरख धंधा चल रहा है, और बहुत से लोग आवाज भी उठाते हैं, लेकिन प्रशासन सोया हुआ है। तो भाई, यहाँ के जो लोकल विधायक हैं और एमपी हैं, उनका कर्तव्य बनता है इस तरह के काम को रोकना। इस तरह के काम को रोकना। हमारे किशनगंज की जो सबसे बड़ी समस्या है वो नदी कटाव की जो समस्या से त्रस्त हैं हम लोग, लेकिन इसको लेकर कभी जो है ठोस पहल नहीं की जाती सरकारों की तरफ से। इसलिए नहीं कहा जाता है कि आप गोलबंद होकर काम नहीं करवाना चाहते हैं। आप विधायक बनने के बाद आप किस दल से विधायक, उससे कोई मतलब नहीं। आपको विधानसभा में जो आवाज उठाने का मौका मिलता है, जब अपने इलाका का आप चीज नहीं बताइएगा तो सरकार कैसे ध्यान देगी। नीतीश कुमार जब आते हैं तो उनको उस इलाका में नहीं घुमाया जाता था जहां से कटाव का मामला, और हमारे इलाका में अल्लाह का शुक्र है पानी बहुत। इस पानी का अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो पूरे बिहार में सूखा नहीं रहेगा, और यहाँ के लोग भी खुशहाल हो जाएंगे और पूरा बिहार भी खुशहाल हो जाएगा। सिर्फ उसको बढ़िया से तटबंधन करने की जरूरत है। बीजेपी से फंडिंग वाला जो मामला है, जो बातें आ रही है, और लेकिन जनस्वराज की चीज़ों को आप जब गौर करेंगे, मानेंगे, तो चीज़ें जो निकल कर सामने आती है, जैसे सभाओं में आप जाएंगे, तमाम तो जो चीज़ें होती है टेंट से लेकर तो हर जो वहाँ एक फैसिलिटीज होती है, एक तंबू के तरह साथ साथ लेकर चलने का काम होता है। तो लोकल लोगों के हाथों में सिर्फ जिम्मेदारी जो है नहीं दी जाती है, सिर्फ यहाँ वोट चाहिए लोगों से, बाकी तमाम तर लोग अभी तक जो चेंजिंग होना चाहिए बना उनकी प्रोग्राम में जनस्वराज से जो लोग हैं आईपीएड के, वही तमाम तर चीज़ों को देख रहे हैं। अब जब एक सैलरी होल्डर किसी को समझाने जाता है और जब सामने वाले को पता हो कि इन काम को उनको तनख्वाह मिलता है, तो एक नजरिया बदल जाता है लोगों का। तो आपको नहीं लगता है कि ये जो लॉजिक है ये जनस्वराज को पीछे धकेलने का काम? नहीं, इस पे हम लोगों ने जो शुरुआत में पार्टी बनने से पहले कि हम लोग को लोगों के बीच बात पहुंचानी थी, तो जो पद यात्रा में जुड़े, जैसे हम लोग जुड़े, तो हम लोग तो कोई महीना नहीं ले रहे थे, हम लोग काम कर रहे थे। लेकिन उसको जो अभी आप मुद्दा उठा रहे हैं, उसका नाम अभी हम लोग ने जीएसपीटी रखा है। वो लोगों से जाके मिलना, जनस्वराज की दावत देना, जनस्वराज के बारे में बताना, इस तरह का काम करते आ रहे थे। धीरे धीरे उन लोगों को हम लोग हटा के जो कार्यकर्ता मजबूत हो गए, अब उनके कंधा पे ये जिम्मेदारी देने का काम हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं कि संसाधन आपको दिया जाएगा, आप अपने समाज में जाइए, किस तरह आप काम कर सकते हैं, कैसे किया जाएगा, इसके लिए भी अभी हम लोग काम कर रहे हैं। कल भी हमारी इसी चीज़ के लिए मीटिंग भी है, और वो मीटिंग में भी यही बात रखा जाएगा कि कौन लोग इस काम को ईमानदारी से कर सकते हैं। चूंकि मैं बहादुरगंज से हूँ तो इसलिए जानना चाहूँगा कि किनको आप लोग उम्मीदवार बना रहे हैं इस बार? देखिए, हमारे यहाँ अभी हमारा भी कंफर्म नहीं, उम्मीदवार आप भी भर सकते हैं रमेश भाई, अगर आपके चाहने वाले हैं बहादुरगंज में और आपको लगता है कि जनस्वराज आपको टिकट देने लायक है, तो आपको भी वो मेहनत करके दिखाना पड़ेगा कि हम उस लायक हैं, हम समाज के लिए काम कर रहे हैं। जनस्वराज उसके साथ खड़ा होना चाहता है जो समाज के साथ खड़ा हो, और उसका एक अपना पर्सनल वोट बैंक हो। उनको साथ देना चाहिए। चुनाव से पहले बड़ी बड़ी बातें सभी करते हैं, सभी अच्छी तरह की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार मिटाना है, इंसाफ के साथ चलना है, रिश्वतखोरी बंद करना है, लेकिन जब जीतते हैं तो फिर सभी हमाम में एक जैसे हो जाते हैं। उसका 2-3 रीजन है। जब बहुत ज़्यादा दिन आप किसी चीज़ में रह जाएंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ कोई बात नहीं है। अभी लगातार एनडीए गठबंधन से मुख्यमंत्री बनते आए हैं नीतीश कुमार, और वो भी 5 साल अच्छे काम किए थे, जो काम बिहार की जनता ने देखा। लेकिन उसके बाद उस कंपटीशन के लड़ाई में जो दूसरा एनडीए के विरोध में इंडिया खड़ा हो रहा था, जिसमें तेजस्वी यादव या लालू का परिवार, आप देख रहे होंगे अभी लालू का परिवार अपने परिवार से लड़ रहा है, तो वो समाज के लिए क्या लड़ेगा। जनस्वराज पहली वैसी पार्टी बन रही है जो जनता के बीच से उन लोगों को चुन के ला रहा है जो समाज के लिए काम करते आया है। और मैं बार बार कह रहा हूँ, 5 साल बहुत लंबा वक्त नहीं मांग रहा हूँ, 5 साल इसको मौका दीजिए। निश्चित है ये पार्टी आपके मुद्दे का और वो जो वादा किया है
जो आप कह रहे हैं कि दूसरे पार्टी जब आ जाते हैं सत्ता में भूल जाते हैं, अगर वैसा लगे तो आप हमको चेंज कर दीजिए। क्योंकि किशनगंज विधानसभा से अब चुनाव लड़ने के जो है मन बना रहे हैं, पार्टी क्या फैसला लेगा इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे आखिर में, क्या संदेश देगा किशनगंज विधानसभा के आवाम तक? बस किशनगंज आवाम से यही कहेंगे कि आप जिसको भी चुनिए जो किशनगंज का मुद्दा उठा सके और आपके साथ हर दुख सुख में शामिल रहे। जब तक नेता परिवार की तरह नहीं होगा तो फिर आपका काम नहीं होगा। वैसे विधायक को मत सुनिए, चाहे वो तारिक अनवर में भी अगर आपको नहीं दिखता है तो मुझको भी मत सुनिए। जो आपको पसंद आए आप उसको चुनिए, जो आपके दुख और सुख में शामिल हो। विधायक एक बार 5 साल में चुना जाता है, अच्छे विधायक को आप चुनिएगा तो वो 5 साल आपके साथ खड़ा रहे, आपके परिवार की तरह रहे। वैसे लोग को चुनना जरूरी है। यही अपील मैं किशनगंज के जनता से करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। विदा लेना चाहेंगे आपसे, गुजारिश करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करते, पेज को फॉलो करें, खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये थे तारिक अनवर साहब जो जनस्वराज के जिला संयोजक है और किशनगंज विधानसभा से चुनाव लड़ने का जो है मन बना रहे हैं। किशनगंज विधानसभा में अगर पार्टी उन्हें उस लायक जो है समझती है और उन्हें टिकट मिलता है तो इस बार ये 2025 के विधानसभा चुनाव में जो है किशनगंज से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और आपको रणभूमि में दिखेंगे भी। क्या लगता है आपको, बिहार में जनस्वराज की क्या अहमियत है? 243 सीटों पर जनस्वराज चुनाव लड़ने का जो मन बना रहा है, कितनी सफलताएं जनस्वराज के हाथ लग सकती है? आपका नजरिया जनस्वराज को लेकर क्या है? प्रशांत किशोर जो कि पहले कभी रणनीतिकार हुआ करते थे, मोदी से लेकर ममता तक को इन्होंने जिताने का इनका योगदान रहा। अब जनस्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर है और बिहार को एक नई राजनीति की दिशा की ओर ले जाने का मन बना रहे हैं, ऐसा ये अक्सर भाषणों में कहते हैं। क्या लगता है, सच में नई दिशा और दशा बिहार को मिलेगी या फिर और नेताओं की तरह इनकी पार्टी भी जो है इनकी कथनी और करने में फर्क नजर आएगा? जनता जनार्दन होती है और आपकी जो राय है वो काफी महत्वपूर्ण होता है। विदा लेंगे आपसे, धन्यवाद, शुक्रिया।